वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, हिंदी में है बट आंसर्स आपको जानने हैं, अच्छे से जानने, याद रखने। हिंदी में हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटीईटी के लिए, बिकॉज हमारा शेड्यूल है तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अभी चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इस वाक्य को किसने बोला था? ठीक है, या फिर कथन मीन्स ये वाक्य, ये स्टेटमेंट किसका है? तो प्रशिक्षण दैट इज अ ट्रेनिंग एंड अनुभव एक्सपीरियंस। इसके लिए या इसके द्वारा जो आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, मीन्स आपको कैरेक्टर में जो चेंजेस आते हैं या डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं, उसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं। अधिगम मीन्स लर्निंग। तो ये थॉट किसने दिया था? दैट इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, गेट्स, कैल्विन, सी स्किनर, प्रेसी। आपका आंसर होगा गेट्स। गेट्स का कथन है ये। देन नंबर 2, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कब से सीखना शुरू करता है? आप ऑब्वियस जानते हैं ये आंसर कि हम जब पैदा होते हैं तभी से जन्म होता है या हमारा बर्थ होता है, तब से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सीखना। जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब वो बोलना शुरू करता है, ये भी रॉन्ग है। जब वो घर से बाहर निकलता है, वो भी रॉन्ग है। तो अपने जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू करता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। क्षमता के अनुसार और क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? दैट मीन्स आपका एबिलिटी जो डेवलप्ड होता है ना, एबिलिटी का डेवलपमेंट जो होता है, उस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ आपका बोल सकते हैं अनुभव, नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। शारीरिक विकास दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। या फिर परिपक्वता, ये भी नहीं है। कौशल विकास और क्रिएटिविटी जो माइंडसेट इंक्रीज होता है, उसको बोला जाता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4। मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है डैश। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर और सब्जेक्ट सेंटर्ड और सिलेबस सेंटर्ड, जो भी ऐसा रहता है, तो ऐसी चीज़ होते हैं। जब भी आप मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के ऊपर चले, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप बीएड में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ये ऑलवेज चिल्ड्रन सेंटर्ड और बाल केंद्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से राइवन, दैट इज हम लोग अगर इंग्लिश में देखें RYBURN रहता है, जो ये साइंटिस्ट है या स्कॉलर है, उनके अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। शिक्षा के कौन से संबंध, मतलब शिक्षा के साथ ना 3 संबंध बहुत अच्छे से होते हैं, जैसे कि बच्चों का, शिक्षक का, और जो भी विषय रहता है उसका, समाज का। बट शिक्षक जो है ना, शिक्षक बहुत ही सेकेंडरी वे पे आता है। इसलिए शिक्षक को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बच्चे और शिक्षक में संबंध, इसको माना गया है। बच्चे और समाज में संबंध, इसको भी माना गया है। विषय एवं बच्चे में संबंध, इसे भी माना गया। बट नंबर 3 करेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं नंबर 6 में। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम प्रतिफल, लर्निंग का जो रिजल्ट है, उसका क्या तात्पर्य है? ये लर्निंग कैसे आप शो कर सकते हैं? बच्चों में जो व्यवहार में चेंजेस होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं। दैट मीन्स द डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड द ऑल राउंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, और द परिवर्तन दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड अधिगम, और रिजल्ट ऑफ अधिगम और रिजल्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो पहला वाला है वही होगा, फर्स्ट वाला। शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, ऑब्वियस नहीं। अधिगम लर्निंग के लिए टीचिंग का चेंजेस होना, ये नहीं है। लर्निंग के चेंजेस मतलब रिजल्ट से बच्चों में चेंजेस आता है, ये होगा। ठीक है, करिकुलम भी चेंज नहीं होगा, या उपयुक्त जो भी हमने थॉट्स पढ़ा उसमें से कोई नहीं होगा, ये भी गलत है। अभी 7th में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था आप जानते हैं ऑलरेडी। इसमें आप बोलते हैं नॉर्मली, जैसे आपका प्री नाटाल होता है, देन नाटाल, देन अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, देन उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस पीरियड, एडल्ट पीरियड, जो अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड, ये सा है ना। तो उसमें किशोरावस्था में कौन सा चेंजेस नहीं आता है, या फिर कौन सा लक्षण नहीं है,
जस्ट लाइक शारीरिक परिवर्तन ऑब्वियस होगा किशोरावस्था में, जैसे कि हम लोग इन एंटर करें टीन एज में तो चेंजेस आ रहे, अस्थिरता वो रहेगी, दैट मीन्स और भी जो भी संवेगात्मक, दैट मीन्स संवेगता जो हम लोग दिखाते हैं कि सबके लिए हम सोचते हैं या थिंक करते हैं या सब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर भी तो ये सारे चेंजेस होते ही हैं, लक्षण है। व्यवहार में स्थिरता ये नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा 7th के लिए। अभी नेक्स्ट एक पेज आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो गया है, पीछे है, तो हम 15 पे चलते हैं अभी। सो स्टैनली हॉल, आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं बहुत बार। स्टैनली हॉल दैट इज़ STANLEY, स्टैनली हॉल HALL, हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो मतलब किशोरावस्था है या किशोर है हम लोग, तो वो वर्तमान के लिए पावर है, दैट मीन्स अभी के लिए शक्ति एंड भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो आप लोग भाव है उसको प्रकाश करता है, ये होगा आंसर। या फिर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ऑब्वियस उनके अकॉर्डिंग है कि किशोरावस्था दैट इज़ जो ये प्रोसेस है, ये स्टेज है, उसमें बहुत ज़्यादा ही हम लोग खुद से लड़ते हैं, बहुत तनाव में भी रहते हैं एंड तूफान भी और तथा विरोध भी करना पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अभी ये जो 4 ऑप्शन है, दैट इज शारीरिक विकास होना, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन, देन मानसिक विकास, जो ये सारे हैं ना, समायोजन और मानसिक विकास, शारीरिक विकास और समूह का महत्व, उसमें से तीव्र समायोजन इसका आंसर होगा। विशेषता नहीं है, मानसिक डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, मीन्स आपका मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक, और समूह का महत्व में सब कोई जो एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, ये भी होता है। बट तीव्र समायोजन किसी को मतलब हम करते हैं ना, मीन्स बातें करना उसके बारे में, या फिर उसके लिए कुछ बुरा भला बोल देना, या फिर उसमें कुछ थिंकिंग हम लोग कर रहे हैं बट बहुत ही हमने गंदा कुछ कह दिया, गंदा कुछ कर दिया, तो ये चीज़ इसमें नहीं है, किशोरावस्था में नहीं होती। तो 16 में चलते हैं, थकावट और बीमारी जैसे जो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं डैश। अगर आप बीमार रहे, बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं किशोरावस्था में रहते हैं, उनको अगर थकावट हो, बहुत टायर्डनेस है एंड बीमारी, कोई डिजीज़ हो गया है, बीमार है, तो उसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभाव पड़ता है, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे की आत्मविश्वास और सेल्फ इंडिपेंडेंस या फिर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, उस पर कोई हानि नहीं पहुंचेगा। संकल्प जो उसने थिंक किया था या सोचा था कंप्लीट करने को, वो भी करेगा कि नहीं। तो ये थकावट के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, बीमारी के साथ रिलेटेड है, उसका संकल्प उतना ही दृढ़ रहेगा जितना था पहले। बच्चे के संवेगात्मक जो विकास है वो भी होगा, सबके लिए वो थिंक करेगा भी, बट शारीरिक विकास थोड़ा सा कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अभी चलते हैं 18 में, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना, लर्निंग, दैट मीन्स लर्निंग में आप जो सीखते हैं वो विकास का, डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये किसने कहा था, ये आपकी वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने कहा, सीखना मतलब आप लोग जो भी सीखते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट का एक प्रोसेस, तो इसको वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। सीखने के संबंध में, सीखना कुछ नया करना है, कौन सा संबंध में सही नहीं है बताएगा। सीखना कुछ नया करना है, ऑब्वियस, ठीक है। सीखना अनुभव का संगठन होता है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लर्न करते हैं। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ऑब्वियस नहीं, आप कोई उद्देश्य रखते हैं तभी आपका सीखना कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं। लर्निंग डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एम और अचीवमेंट गोल, otherwise it is not fixable or it is not just like workable, वर्क नहीं करता।
तो सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये रॉन्ग है। सीखने की असफलता हो का कारण समझने की असफलताएं हैं। अगर शिक्षण में या सीखने के असफल होना है या फिर असफलता जो उसमें है उसका कारण है कि आप समझ नहीं पा रहे, समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही, ये है। तो ऑब्वियस है सीखने का असफलता इसकी वजह से हो सकता है, बट बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता कोई सीखना, ये रॉन्ग है। उसके बाद ये सीखना आप असफल हो के भी कुछ सीखता है, नया कुछ उससे ही और सीखता है। तो असफलताओं जो कारण है उसका कारण असफलता ही है, समझ नहीं आया इसलिए नहीं हो पा रहा, बट फिर भी आप कुछ लर्न करें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम नहीं है? ठीक है, थॉर्नडाइक का आप नियम जानते हैं, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर। सो उपयोग का नियम, उपयोग यूज़ करने का जो आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ यूज़। देन आत्मीकरण का नियम, दैट इज़ खुद से सोचना, खुद के अंदर डालना या फिर खुद के मोटिवेशन को थिंक करना। मनोवृत्ति का नियम, मन को और साइकोलॉजी को आप ठीक कर रहे हो। अभ्यास का नियम, ठीक है, कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है पूछा गया, नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, है पूछा है, नियम अच्छे है या नहीं है ये पूछा है। तो थॉर्नडाइक में सबसे अच्छा पहला नियम है, दैट इज़ द लर्निंग बाय एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। सो अभ्यास का नियम जो है ये सबसे पहले आएगा, देन आएगा उपयोग का नियम, देन आत्मीकरण, देन मनोवृत्ति। ओके, तो अभी उसके बाद चलते हैं 21 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अधिगम पूछा गया है एंड नहीं है बोला गया। लर्निंग किसके वजह से नहीं होता है? प्रेरणा का अभाव, ठीक है, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन लैकिंग हो गया, जीवन से, दैट मीन्स जो भी आप एग्जाम्पल्स दे रहे वो अगर आपके एक्सपीरियंस के साथ करा या आपके लाइफस्टाइल के साथ लिंक नहीं कर रहा है तो भी आपका लर्निंग में कोई प्रभाव क्या होगा? कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? दैट मीन्स प्रभाव जो डाल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट अधिगम परिस्थिति, लर्निंग एनवायरनमेंट और लर्निंग जो सराउंडिंग है उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 1 2 भी करेक्ट है, बट ऑप्शन 3 यहाँ पे होगा। अभी कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दैट इज अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, प्रदा इकाई जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इकाई मीन्स यूनिट, ठीक है। स्मृति भंडार दैट इज आपका स्टोरेज कैपेसिटी। प्रदा मीन्स स्टोर करना, दैट मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए। एंड अदा जहाँ पे आप उसको लिखते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, जब आप लिखते हैं तो अदा है आपका इनपुट, प्रदा है आपका आउटपुट, स्मृति भंडारण स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें से कंप्यूटर का जटिल गणनाएं करने की क्षमता किसमें है? केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ऑप्शन नंबर 3। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि का सहायक सामग्री नहीं है? मतलब लर्निंग को और भी ज़्यादा, टीचिंग लर्निंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए बहुत सारे सामग्री चाहिए, दैट मीन्स एड्स चाहिए। सो कौन सा मेथड, सामग्रियों मीन्स यहाँ पे मेथड है, तो कौन सा मेथड यहाँ पे सहायक नहीं होगी उसके मूवमेंट के लिए, वर्क के लिए? तो ये होगा, देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 नाटक, नंबर 3 है प्रदर्शन, और नंबर 4 है क्षेत्र भ्रमण। दैट मीन्स ये हो गया क्षेत्र भ्रमण, आपका जो ट्रिप रहता है या स्टडी टूर। प्रदर्शन मीन्स एग्जीबिशन बोल सकते हैं, नाटक ड्रामा, एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कि ऊपर से यूज़ करता है।
तो लर्निंग टीचिंग के लिए सामग्री नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं चाहिए लर्निंग टीचिंग के लिए, उसको छोड़ के भी हम कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, कक्ष में संप्रेषण का और के प्रकार है और है कौन? दैट इज सादबित, अंतक्रिया। अच्छा, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है, तो समूह विधि मतलब होता है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग किसके द्वारा हो सकता है, उसका उदाहरण क्या है? तो विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो समूह लर्निंग कहाँ कहाँ हो सकता है? जस्ट लाइक डिबेटिंग के थ्रू हो सकता है, कहीं पे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो विचार गोष्ठी विधि मीन्स डिस्कशन के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कार्यशाला मीन्स वर्कशॉप के थ्रू। तो ये सभी आंसर इसके होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं 27 में, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। तो ऑब्वियस ये समायोजन है ना एक साथ चलने का, तो ये हमेशा निरंतर चलते रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अभी देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है डैश। अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक है, मीन्स आपके सराउंडिंग में जो है, सामाजिक परिवेश, मानसिक स्तर, थकावट, इनमें से कोई नहीं। मानसिक स्तर मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, थकावट, टायर्डनेस, तो ये आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया पर्यावरणीय मीन्स एनवायरमेंटल कौन सा फैक्टर है, कारक मीन्स फैक्टर, यहाँ पे सामाजिक परिवेश होगा, दैट मीन्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अभी निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी कौन सा मानसिक रूप में स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति, दैट मीन्स जो उसमें तनाव ना हो, संघर्ष ना हो, ऐसे व्यक्ति, तो उनमें सहनशीलता होगा, वो सहन कर सकते हैं। आत्मविश्वास भी होगी, खुद के ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर डेवलपमेंट मतलब खुद का विचार कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो है। तो ये सारे आंसर उसके होंगे। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद मतलब यहाँ पे निर्मित है मीन्स बनाना है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया गया है और किया जाता है। नवीन ज्ञान मीन्स नया ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। जो आप ज्ञान अभी अर्जन करें, जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। देन थर्ड वन है अधिक मर्कता, दैट इज अधिगर्मकता, ज्ञान का सृजन कर सकता है मीन्स लर्निंग नॉलेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अधिगम करता स्वयं में और स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग के लिए बहुत ही एक्टिव एवं आंसरफुल नॉलेजफुल प्रोसेस है। सो ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षण द्वारा ही होता है, टीचिंग से ही होता है। ये निर्मितवाद के संदर्भ में आता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया हो। 30 क्वेश्चंस आज किए हैं, सो आज सुपर 30 किए हैं। अगेन मैं 30-40 क्वेश्चंस कल लेके आऊँगी। सो आई होप हिंदी हो इंग्लिश हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये सारे जितने मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ना अभी से, सो उतना प्रैक्टिस करके चले, CTET ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक था और कुछ बेसिक तो आप खुद जानते हैं, सॉल्व कर ही लेंगे। सो उतना करने से हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।